हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने साइंस का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने ऑब्जर्व किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे टाइनी ऑर्गेनिजम्स कि जिनको हम नेकेड आइज से यानी कि खुली आंखों से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। उनको ऑब्जर्व करने के लिए एक स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ माइक्रोस्कोप। और हमने देखा था कि कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो तो ऐसे है कि जो माइक्रोस्कोप से भी हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है, कि जिनको ऑब्जर्व करने के लिए हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप्स या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जिनको नेकेड आई से नहीं ऑब्जर्व कर सकते, दिस आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर बाद में हमने देखा था कि जो ये स्टडी होता है उसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी, और जो साइंटिस्ट इसके ऊपर स्टडी करते हैं दे आर नोन एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ओके। फिर फ्रेंड्स एंड फो में हमने देखा था कि कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल है और कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। So there are some conditions we can say that they are our friends, and in some terms and conditions we can say that they are harmful to us or they are disease causing microbes, okay. Then after we have observed characteristic of the microorganisms, in which we have observed microorganisms are ubiquitous in the sense कि they are found everywhere, ठीक है। अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया था। देन कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिंगुलर होते हैं, अकेले पाए जाते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज में पाए जाते हैं, ठीक है, ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। then another characteristic and very much important characteristic for microorganisms, that is in unwanted weather conditions microorganisms develop one protective layer surrounding their body, so they can survive in that unwanted weather condition, and that protective layer is known as cyst, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? cyst कहते हैं। ये हमने ऑब्जर्व किया था। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अभी डिस्कस किया वही कि एट सम पॉइंट दे आर बेनिफिटेड टू अस एंड सम पॉइंट दे आर हार्मफुल टू अस, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव स्टार्टेड मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने बैक्टीरिया और एल्गे ये दोनों के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। बैक्टीरिया में हमने देखा था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो वायरस से बड़े हैं, लेकिन फिर भी इतने छोटे हैं कि उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ता है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि बैक्टीरियाज आर जनरली सिंगल सेल्ड, एक जनरली उनका बॉडी जो होता है उसमें एक ही सेल होता है, सिंगल यूनिसेल्युलर बॉडी होता है उनका, ठीक है, और उसमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल भी है हमारे लिए कहीं कहीं, जैसे कि कर्ड फॉर्मेशन में वो हमारे लिए यूजफुल है, ठीक है। फिर आगे अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी की बात करें तो वो फर्टिलिटी इंक्रीज करने में बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है, तो ऐसे वो हमारे लिए यूजफुल है। एंड एट सम पॉइंट्स बैक्टीरियाज आर हार्मफुल टू अस इन द सेंस कि बैक्टीरिया जो है वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है, ठीक है, डिप्थेरिया है, ऐसी अलग अलग बीमारियां ये फैलाते हैं, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हार्मफुल है। बाद में हमने बैक्टीरिया के अलग अलग फैमिलीज भी देखे थे, कोकस है, बैसिलस है, कॉलेड विब्रियो है, वैसे अलग अलग आपको इमेजेस भी इसमें दिए हुए हैं और उनके शेप्स भी हमने ऑब्जर्व किए थे। देन आफ्टर वी हैव ऑब्जर्व्ड एल्गे। एल्गे में हमने ये देखा था कि जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर और सनलाइट ये दोनों चीज़ें होती है वहाँ पे ग्रेजुअली ये एल्गे डेवलप होता है। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गे आर सिमिलर टू द प्लांट्स, लाइक we can say that they can prepare their own food, okay, by photosynthesis. As such algae are also green colored, okay, कि वो अपना खुद का फूड क्या कर सकता है, प्रिपेयर कर सकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। लेकिन प्लांट्स वगैरह में रूट्स और लीव्स और ये सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट होते हैं, वैसे कोई पार्ट्स एल्गे में पाए जाते नहीं हैं, ठीक है। ये हमने ऑब्जर्व किया था। फिर हमने देखा था कि कुछ एल्गे के ऐसे ब्रीड्स है जो कि एज अ फूड कंज्यूम लोग करते हैं, कुछ लोग, ठीक है।
अदरवाइज एल्गे हमारे लिए कुछ खास यूजफुल नहीं है। हाँ, एक और यूज हमने देखा था कि ब्लू ग्रीन एल्गे जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होता है, कि जो सॉइल के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन ऐड करने में, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया था। और अदरवाइज एल्गे जो है, ठीक है, वो क्या करता है, लेक पॉन्ड ये सब चीज़ों को क्या करेगा, वो पॉल्यूट करेगा। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया था एल्गे के बारे में। एल्गे में हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि सम ऑफ द एल्गेज आर सिंगल सेल और यूनिसेल्युलर एंड सम ऑफ द एल्गेज आर मल्टी सेल्युलर, यानी कि जिनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स हमने सिंगल सेल्युलर के देखे थे, क्लैमिडोमोनास, डायटॉम्स वगैरह। ठीक है, और मल्टी सेल्युलर के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे, जैसे कि स्पायरोगायरा है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, तो ये सारे मल्टी सेल्युलर एल्गेज हैं। ठीक है, इतनी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में ऑब्जर्व की थी। आज हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज फंजाई और फंगी, हमेशा मैं कहता हूँ। ठीक है, तो ये फंजाई जो है, ठीक है, उसका सिंगुलर फॉर्म होता है फंगस। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म उसका क्या है, फंगस है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए शायद हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस भी किया होगा कि ये ऑब्जर्व करने के लिए आपको क्या करना है, ब्रेड लेना है, किसी भी कंटेनर में, डिब्बे में है, किसी में ब्रेड लो, थोड़ा सा हल्का सा उसमें पानी डालो, ठीक है, थोड़े बहुत छींटे डाल दो, ठीक है, और उसको बंद करके आप रखना चाहो तो कहीं कोने में रख दो। 2-3 दिन के बाद अगर आप वो डब्बा ओपन करोगे या 1-1.5 दिन के बाद भी आप देखोगे तो उसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ होगा ब्रेड की सरफेस के ऊपर, ब्लैक और ग्रेइश कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर डेवलप हुआ है, वो आपको नजर आया होगा। ठीक है, या आएगा। ओके, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज नोन एज फंजाई, वो जो है वो क्या है, फंजाई है। ठीक है, दैट इज नोन एज मोल्ड और ब्रेड मोल्ड, ये फंजाई का टाइप है। ठीक है, तो इस वो क्या करेगा फंजाई, हम कह सकते हैं कि वो ब्रेड में से जो ग्लूकोज अवेलेबल होता है, ब्रेड किससे बनता है, आटे से, और आटे में क्या होगा, ग्लूकोज होगा, तो ये ब्रेड में से उसको जो ग्लूकोज मिलता है उसको वो कंज्यूम करके खुद क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और ग्रो करता है। और फंजाई को ग्रो करने के लिए मॉइस्चरस एनवायरनमेंट जो होता है वो काफी सपोर्टिव होता है। इसी वजह से ये फंजाई जो है, ठीक है, वो डेवलप करने के लिए मैंने आपको बोला कि ब्रेड में थोड़ा बहुत आप पानी डालोगे तो ये मॉइस्चर मेंटेन होगा और इस वजह से फंजाई जल्दी से डेवलप होगा। इसी वजह से हमने जो स्टोरेज का फर्स्ट स्टेप देखा था, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ, कि जिसमें ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए हमने जो फर्स्ट स्टेप देखा था कि उसका क्या किया जाता है, मॉइस्चर उसमें से रिमूव किया जाता है, सनलाइट दिया जाता है। तो उसके पीछे वजह यही था कि हल्का सा भी मॉइस्चर अगर हमारे सीड्स में रह गया है तो क्या होगा कि ये फंजाई अंदर डेवलप होगा और वो हमारा क्रॉप प्रोडक्ट क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये मॉइस्चर ना रहे इस वजह से ही हम घर पे लाके भी क्या करते हैं कि उसको धूप देते हैं, धूप देने के बाद उसके ऊपर ऑयल अप्लाई करते हैं और फिर उसको स्टोर करते हैं, और साथ में नीम लीव्स और वो कुछ गोलियां वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें अंदर हम डाल के रखते हैं ताकि ये डेवलप ना हो, क्योंकि हल्का सा भी मॉइस्चर होगा तो वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से ये जो मानसून सीजन होता है उसमें जो हमारे स्टोरेज कंटेनर है, अगर आपने नोटिस किया हो तो मम्मी बार बार उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सब चीज़ें बराबर है, अच्छे से सील है, उसके जो हम कह सकते हैं कि लीड यानी कि ढक्कन वगैरह जो है वो अच्छे से बंद है, ये सारी चीज़ें मम्मा बार बार चेक करते हैं। क्योंकि अगर हमने स्टोर किया हुआ ग्रीन जो है ज़्यादा क्वांटिटी में, अगर उसमें हल्का सा भी मॉइस्चर आ गया तो वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, और फिर हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से ये मम्मा करते हैं। तो ये मॉइस्चरस एनवायरनमेंट जो होता है ये फंजाई को डेवलप करने के लिए या डेवलपमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है, बाकी फंजाई जो है वो हमारे लिए यूजफुल भी है। ठीक है, यूजफुलनेस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी घर पे हमें केक बनाना होता है तो मम्मी क्या करती है, मार्केट से ड्राई ईस्ट का पैकेट परचेज करते हैं। ठीक है, और ये ड्राई ईस्ट को क्या किया जाता है, पानी में या थोड़े से हल्के से गर्म पानी, गुनगुने गर्म पानी में मम्मी वो ड्राई ईस्ट डालेंगे, अच्छे से घोल बनाएंगे और उसको आटे के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो ड्राई यीस्ट होगा ये इट्स अ काइंड ऑफ फंगाई। ठीक है, या फंजाई, ये यीस्ट जो है इट्स अ टाइप ऑफ फंजाई। ठीक है, और ये फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, तो इस वजह से आटे में अच्छे से फर्मेंटेशन होगा और इस वजह से हमारा केक का जो बन है
वो सॉफ्ट और फ्लफी बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे लिए यूजफुल है। दूसरी चीज आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि आप शाम को मम्मी को बोलो कि मम्मी इडली खाना है, तो मम्मी बोल देगी कि नहीं अभी नहीं बन सकता, क्योंकि अभी वो गुजराती में कहते हैं कि अत्यारे आथो ना आवे, ठीक है, हवे अत्यारे पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये इडली ढोकला फिर ये हांडवा फिर डोसा, ये सब चीज़ें बनाने के लिए आथो आओ इन द सेंस की फर्मेंटेशन की बहुत ज़रूरत होती है। इसी वजह से मम्मा क्या करती है, सुबह से उसका जो पेस्ट होता है, घोल होता है, वो तैयार करके रख देती है, तो शाम तक उसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाता है। और ये फर्मेंटेशन किसकी वजह से होता है, अगेन फंजाई की वजह से होता है, ठीक है। और ये फर्मेंटेड जो पेस्ट हमारे पास होता है या घोल हमारे पास होता है, इससे अच्छे से अच्छा हमारा प्रॉपर वे में इडली ढोकला ये हांडवा ये सारी चीज़ें बन पाती है, समझ में। तो यहाँ पर भी ये फंजाई जो है वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है। हाँ, अभी ऐसा मत कहना मुझे कि सर उसमें क्या है, बाहर से तैयार घोल लेके आने का और बना देने का, दैट इज द डिफरेंट थिंग। उन्होंने भी क्या किया होगा, अच्छे पहले से बना के रखा होगा, ठीक है, और फर्मेंटेड वो आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फंजाई हमारे लिए यूजफुल है। तो ऐसी कई जगह पे फंजाई हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है, और हार्मफुल भी है हमारे लिए, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन हमने देखे होंगे, हमारा क्रॉप प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें भी वो क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरीके से फंजाई जो है वो क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। जैसे कि कुछ हमारे स्किन डिजीज जो है, रिंगवॉर्म है, ठीक है, और अलग अलग तरीके के स्किन डिजीज इनकी वजह से होते रहते हैं, ठीक है। और प्लांट में भी फंजाई की वजह से अलग अलग डिजीज स्प्रेड होते हैं। तो फंजाई के आप एग्जांपल्स दे सकते हो। एक सबसे पहले आपको इमेज में यीस्ट दिखाया गया है, फिर ब्रेड मोल्ड, राइजोपस। ये ब्रेड मोल्ड जो मैं आपको कह रहा था, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको ब्रेड में नजर आएगा, दैट इज द ब्रेड मोल्ड टाइप ऑफ द फंजाई वी कैन से। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फंजाई का, उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज हाइफी, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, हाइफी कहा जाता है, जो थ्रेड थ्रेड जैसा फंजाई का स्ट्रक्चर होता है वो, ठीक है। देन पेनिसिलियम है, एस्परगिलस है, तो ये सारे हम कह सकते हैं कि क्या है, फंजाई है, ठीक है। देन नेक्स्ट मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो खास हम कह सकते हैं कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो हमारे लिए हार्मफुल ही है। हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर प्रोटोजोआ जो है वो क्या करते हैं, डिजीज क्रिएट करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और खास करके ये प्रोटोजोआ जो है वो कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि गंदा पानी, ठीक है, इसमें ये पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखे, जैसे आप पीछे फिगर में भी देख सकते हो, पैरामीशियम है, अमीबा है, ट्राइपेंजोमा है। तो ये सारे हम कह सकते हैं कि कॉमन एग्जाम्पल्स है प्रोटोजोआ के, ठीक है। और एक प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है वो हमारे बॉडी के अंदर अगर एंटर होगा तो उसकी वजह से हमें होगा मलेरिया, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम इज अ वी कैन से दैट डिजीज कॉजिंग प्रोटोजोआ विच कॉज मलेरिया इन आवर बॉडी। अब आप कहोगे कि सर मलेरिया तो मच्छर के काटने की वजह से होता है, तो ये प्लाज्मोडियम नई चीज कहाँ से आई। तो ये नई चीज नहीं है। एक्चुअली जो मच्छर होता है, एनीफिलीज फीमेल मॉस्किटो होता है, ठीक है, एनीफिलीज फीमेल मॉस्किटो। ये फीमेल मॉस्किटो जो होता है वो अपने बॉडी में क्या करता है, इस तरीके का ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ कैरी करता है। अब ऐसा मॉस्किटो जब हमारे बॉडी में बाइट करता है, ठीक है, तब जाके हमें क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है, और इस वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। इट मीन्स प्लाज्मोडियम जो है जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मलेरिया होता है। जो एनीफिलीज फीमेल मॉस्किटो है वो तो क्या है, इसका कैरियर है, जो कि ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर कैरी करता है, ठीक है। इस वजह से ये मच्छर काटने की वजह से होता है, बट अदरवाइज ये हमारे बॉडी में ऐसे प्लाज्मोडियम क्या करेगा, इंजेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, जो हमारे लिए खास करके कुछ खास बेनिफिशियल है नहीं, ठीक है, ये डिजीज कॉजिंग है। फिर ये अमीबा है, पैरामीशियम है, तो ये सारे भी हमारे बॉडी के अंदर फूड पॉइजनिंग और ऐसे सारे अलग अलग तरीके डिजीज ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज वायरसेस, ठीक है।
वायरस आप लोगों ने काफ़ी आप इन दिनों में तो सुना ही होगा, ठीक है। वायरस जो होते हैं वो सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। और वायरस भी हम कह सकते हैं कि वैसे तो डिजीज कॉजिंग ही होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के क्या करेंगे, वो डिजीज ही क्रिएट करेंगे। लेकिन वायरस जो है वो ना तो रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, ना ही एक्सक्रिएशन करते हैं, और ना ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कब तक, कि जब तक वो किसी भी एनिमल में या प्लांट में एंटर नहीं होते हैं तब तक। यानी कि उनको एक्टिवेट होने के लिए कोई ना कोई होस्ट सेल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये जो होस्ट सेल है वो उनको कहाँ से मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि एनिमल का सेल या तो फिर प्लांट का सेल, ठीक है। तो वायरस जब तक एनवायरमेंट में रहेगा तब तक वो कैसा रहेगा, डीएक्टिवेटेड रहेगा, या एज अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही वो क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी एनिमल के बॉडी में एंटर हो गया तो उसके सेल पे वो क्या हो जाएगा, वो होस्ट सेल बन जाएगा उस वायरस के लिए, और वहां से वो एक्टिवेट हो जाएगा और अपनी प्रॉपर्टीज और साथ में रिप्रोडक्शन अपना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। और इसकी वजह से अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जो ये वायरस क्रिएट करेगा। समझ में? तो वैसे वायरस जो होगा वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, और जैसे ही कोई होस्ट सेल मिलेगा तो वायरस जो होगा वो क्या बन जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, और वहां से वो अपना रिप्रोडक्शन क्या कर देगा, शुरू कर देगा, ठीक है। इसी वजह से वायरस को क्या कहा जाता है, एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो उसकी बॉर्डर पे है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉर्डर पे वायरस है, ठीक है। क्योंकि पहले वो वैसे इन डीएक्टिवेटेड रहता है, ठीक है, एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव ही नहीं करता है, लेकिन होस्ट सेल मिलने पे तुरंत ही वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो वायरस की वजह से अलग अलग काफ़ी सारे हम कह सकते हैं कि डिजीज हमारी बॉडी में होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं पूछूँ तो अभी आप दे ही दोगे मुझे, ठीक है, जो अभी जिसकी वजह से हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी हम कह सकते हैं कि फ्लू, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, HIV, पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारे डिजीज जो है वो वायरस की वजह से होते हैं, ठीक है। और वायरस हमारे लिए यूजफुल कहाँ पे है, तो इन सभी डिजीज के लिए वैक्सीन जो बनाए जाते हैं वो वायरस में से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वायरस हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। अदरवाइज वायरस जो है वो हार्मफुल ही है। वैक्सीन क्या है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड्स, वो जब हम देखेंगे उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तब आपको पता चलेगा। अदरवाइज ये वायरसेस जो होंगे वो वैक्सीन बनाने के लिए यूजफुल है, बाकी हमारे लिए कुछ भी यूजफुल नहीं है। वो हमारे बॉडी के अंदर क्या करेंगे, अलग अलग तरीके के डिजीज क्रिएट करेंगे, ओके। सो दिस आर द वायरसेस, ठीक है। वायरस का आपको ऐसे नॉर्मल सा फिगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और आपकी एनसीईआरटी बुक में भी एक फिगर दिया गया है, ठीक है, जो कि अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो थे वो आपके क्या है, मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। मैं आपको 3-4 मिनट का टाइम देता हूँ कि जिसमें आप ये सारे ग्रुप्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट्स में से आप लोगों को पढ़ना है।
अपनी नोट्स में से अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स। ओके, होपफुली आप लोगों ने ये सब चीज़ें रीड की होगी। खास करके स्टूडेंट्स मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लेक्चर में आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो अच्छे से आप फॉलो करना, ठीक है। ये लेक्चर में बीच में मैंने अगर आपको रीड करने के लिए टाइम दिया या रीड करने के लिए बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेक्चर आगे जाने दो और ये चीज़ें रीड ना करो, ठीक है। बेटर है कि उसी वक्त यही सारी चीज़ें नोट्स ओपन करके आप रीड अच्छे से कर लो, ठीक है, ताकि कोई भी पॉइंट अगर ऐसा आपको लगे कि नहीं समझ में आया या प्रॉब्लम है तो वो आप पूछ सको, ठीक है। हर लेक्चर में मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाई आपको रीड करते वक्त अगर कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। इसी वजह से मैंने ये आपको सारे मेजर ग्रुप्स के जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको रीड करने के लिए अभी मैंने आपको टाइम दिया ताकि आप अच्छे से रीड करो उनको, ठीक है, समझ लो और याद रख लो, ठीक है। क्योंकि अभी जो चीज़ एक्सप्लेन की जाती है वो अगर हम अभी रीड कर लेंगे तो क्या होगा कि आगे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने सभी मेजर ग्रुप्स के बारे में देखा और थोड़ा थोड़ा हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे ये जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए यूजफुल है और कहाँ कहाँ पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारे लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो आगे अभी इस चैप्टर के अंदर हमें वही देखना है कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड्स, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वी कैन से दैट हार्मफुल टू अस, ओके। तो हार्मफुल टू अस में स्पेसिफिकली ये टॉपिक जो होगा वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होगा, क्योंकि ये जनरली हमारे लिए क्या ये डिजीज ही क्रिएट करते हैं और यही हार्मफुलनेस है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। कि जिसके बाद हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है, इस वजह से। और फूड पॉइजनिंग के बारे में ऑब्जर्व करने के बाद लास्ट में हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल पूरा का पूरा, ठीक है। इतनी चीजें हमें चैप्टर में देखनी है, ठीक है। अब बिफोर वी प्रोसीड कि हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड्स, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ठीक है, आपके नोट्स में पेज नंबर 3 में वायरस इसके बाद में वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव करके क्वेश्चन के फॉर्म में एक टॉपिक दिया गया है। तो ये हमने कब का डिस्कस कर ही लिया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हर एक टाइप के हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे हम कोई डेजर्ट कंसीडर करें तो वहाँ की वेदर कंडीशन में भी सर्वाइव करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते ही हैं, ठीक है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स हमने देखे हैं कि जो डेजर्ट में पाए जाते हैं,
तो ऑफकोर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहां पे होंगे ही, ठीक है। फिर दूसरा हम कह सकते हैं कि कोई फॉरेस्ट हम कंसीडर करें, तो फॉरेस्ट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। अलग अलग ऑफकोर्स वहां पे फ्लोरा एंड फौना तो होंगे ही, यानी कि अलग अलग तरीके के ट्रीज, अलग अलग तरीके के हम कह सकते हैं कि एनिमल्स तो वहां पे होंगे ही, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी वहां पे होंगे, ठीक है। कई सारे फॉरेस्ट के ट्रीज पे पड़े हुए वुडन लॉग पे एल्गे वगैरह चीजें हमने ऑब्जर्व की ही है, ठीक है। ये अलग अलग जो आप शोज मैन वर्सेस वाइल्ड और काफी सारी चीजें टीवी पे देखते रहते हो, तो इसमें आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर अगर हम कोई भी एक्वेटिक रीजन कंसीडर करें, यानी कि सी, ओशन, कोई लेक कंसीडर करें, पॉन्ड कंसीडर करें, तो इन सब जगह पे भी क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हो कि आपके सराउंडिंग में जो भी लेक या पॉन्ड वगैरह कुछ भी है, तो वहां का आप क्या कर सकते हो, सैंपल कलेक्ट कर सकते हो और उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व भी कर सकते हो। तो काफी सारे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको उसमें नजर आएंगे, ठीक है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके पास, अरे माइक्रोस्कोप आपके पास होगा नहीं, ठीक है। तो वो आपको स्कूल की बायोलॉजी लैब में मिल सकता है, लेकिन हालांकि अभी वो सब चीज़ें पॉसिबल है नहीं, पर ये चीज़ पॉसिबल है, या इस तरीके का एक्टिविटी पॉसिबल है। जब चीज़ें नॉर्मल हो जाए तो आप ये कर सकते हो कि कोई भी वाटर बॉडी सराउंडिंग आप ले लो, उसका सैंपल ले लो, ठीक है। फिर सराउंडिंग में जो मिट्टी है तो उसका सैंपल ले लो, और इन सभी को आप माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। तो आपको अलग अलग तरीके के कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक में ही ये चीज डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूबिक्विटस इन द सेंस दे फाउंड एवरीवेयर इन ईच टाइप ऑफ हैबिटेट। ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है कि जहां पे वो ना पाए जाए। इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ह्यूमन बॉडी में भी होंगे, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी होंगे, हमारे स्टमक के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हो, ठीक है। वो हमारे लिए हम कह सकते हैं कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे स्किन के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे फेस के ऊपर हमें पिंपल्स वगैरह जो होते हैं, दैट इज ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ ऑन द फेस, ठीक है। ऑयली स्किन हो जाता है, आगे जब हम 9th और 10th चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, रिप्रोडक्शन है और रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो उसमें ये पिंपल्स और एक्ने किस तरीके से डेवलप होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये माइक्रोब्स की वजह से होता है, ठीक है। फिर जैसे हमने फंजाई में देखा कि फंजाई की वजह से ये जो रिंगवॉर्म है, अलग अलग तरीके की स्किन डिजीज है, ये फंगल इन्फेक्शन कहे जाते हैं। तो ये हमारी स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं कोई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही क्या होंगे, ये डिजीज हमें होंगे, ठीक है। तो ऑफकोर्स ह्यूमन बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और ह्यूमन बॉडी के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह पे हम कोई भी डेजर्ट, रिवर, पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट, कोई भी हम चीज कंसिडर करें, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि एक और एग्जांपल दूं कि एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये आगे हम अगेन फ्रेंड्स में भी डिस्कस करेंगे कि आपने कई बार देखा होगा कि रोड पे ड्यू टू एक्सीडेंट और ड्यू टू वन और द अदर रीजन कोई भी एनिमल की डेथ हो जाती है, ठीक है। चाहे फिर वो डॉग है, कैट है, स्क्विरल है, ठीक है, तो या लिजर्ड है। तो ये एनिमल्स की जब डेथ होती है, फिर ग्रेजुअली अगर उसका बॉडी वहां से ना हटाया जाए तो ग्रेजुअली उसमें से बहुत ही गंदी सी स्मेल आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ग्रेजुअली धीरे 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 वो सड़ता जाता है। तो ये जो सड़ता है या ये जो डिकम्पोजिशन होता है उसका, वो भी किस वजह से होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये माइक्रोब्स की वजह से, ठीक है। ये डिकम्पोजिंग अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस पूरे बॉडी को क्या कर देते हैं, सड़ा देते हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि बाद में वहां पे सिर्फ हड्डियां बचेगी और कुछ नहीं बचेगा, ये पूरा सड़ जाएगा। हाँ ऑफकोर्स बर्ड्स वगैरह भी आके उसका मीट वगैरह जो होगा वो खा जाएंगे, लेकिन फिर भी ग्रेजुअली इसका क्या होता जाता है, डिकम्पोजिशन होता जाता है। तो ये इस एक नजरिए से हम देखने जाए तो हमारे लिए यूजफुल है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। बट द थिंग इज दैट कि ऐसे कोई भी डेड बॉडी है, डेड वेजिटेशंस है, तो उनके ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। हमारा जो भी बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, ठीक है, वो वेस्ट भी धीरे 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 क्या होता जाता है, डिकम्पोज होता जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन की वजह भी क्या है,
तो हम कह सकते हैं कि अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन द सेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंक्लूड करेंगे, दैट विल बी बेटर। ओके, उसके बाद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल डिजीज कॉजिंग। ओके, हाँ, चैप्टर के अंदर हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स में ऐसे कौन कौन से डिजीज ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट करते हैं उसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, और डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में भी कैसे ये अलग अलग तरीके के डिजीज क्रिएट करते हैं ये भी हम देखेंगे, ठीक है, फूड पॉइजनिंग से पहले। तो अगेन आप लोग ये सारी चीजें रीड कर सकते हो जो हमने कंक्लूड की है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स और एल्स फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉपिक जो है वो डिटेल में कंक्लूड करेंगे, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, और काफ़ी सारे अलग अलग जो बेनिफिट्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में। अब टिल दैट टेक केयर, सी यू सून।